हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है केशव कुमार और मैं हूं आपका बिजनेस स्टडीज का टीचर। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम बिजनेस स्टडीज का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3, बिजनेस इन्वायरमेंट। तो समझते हैं थोड़ा सा इस टॉपिक को कि बिजनेस और इन्वायरमेंट दोनों को थोड़ा सेपरेट करते हैं कि दोनों अलग अलग चीजें क्या होती हैं। तो पहले समझते हैं बिजनेस। तो बिजनेस क्या होता है? तो बेसिकली बिजनेस एक एक्टिविटी है। बिजनेस क्या है? एक एक्टिविटी है, प्रोडक्शन की एक्टिविटी है ना। प्रोडक्शन की एक्टिविटी कह लो या फिर एक जहां हम ट्रांसफर ऑफ गुड्स कर देते हैं, है ना, अपने पास से ओनरशिप राइट ट्रांसफर कर देते हैं किसी और को। तो बेसिकली बिजनेस क्या है? एक एक्टिविटी है जो हमारे इकोनॉमी में होती है, जो हमारे कंट्री के इकोनॉमी में होती है। और इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट बेसिकली है उसी इकोनॉमी, जो इकोनॉमी है यहाँ पे कंट्री की, उसकी सराउंडिंग जहां आपका बिजनेस होता है। बेसिकली जो कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी जो है वो क्या है, एक तरीके से उसकी इकोनॉमी या फिर आप कह लो उसका इन्वायरमेंट जहां पे वो बिजनेस होता है। तो कंबाइन कर लेते हैं थोड़ा सा दोनों टॉपिक्स को कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। तो समझते हैं थोड़ा सा। मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बना के रखे हैं जिससे कि थोड़ा समझने में आपको आसानी हो जाए। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? तो बेसिकली बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सराउंडिंग। बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सराउंडिंग। जैसे कि मान लेते हैं मेरी कोचिंग है, न्यूटन क्लासेस सीबीगंज बरेली में है, या फिर मैं कहता हूँ कर्मचारी नगर बरेली में है, न्यू दिल्ली में है, या राजेंद्र नगर में है। तो राजेंद्र नगर के आसपास का जो एरिया है या बरेली का जो एरिया है आसपास का, मेरे कोचिंग के आसपास का एरिया, वो क्या है? उसकी सराउंडिंग्स, कहते हैं नेबर्स, सराउंडिंग्स, है ना, आसपास का जो एरिया होता है। तो वही कह रहा है बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सराउंडिंग, या फिर आप कह लो नियर बाय प्लेसेस इन विच अ बिजनेस एग्जिस्ट। वो एरिया जहां पे बिजनेस होता है बेसिकली। जैसे मैं कहता हूं परसाखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे बहुत सारी कंपनीज हैं। तो वो जो सराउंडिंग है परसाखेड़ा का, वो अफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं किसको? बिजनेस को। जाहिर सी बात है, मान लो परसाखेड़ा में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, या फिर मैं कहता हूँ बरेली में आज बहुत बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये बारिश जो है, ये जो नेचुरल फैक्टर है, ये अफेक्ट करेगा ना बिजनेस को। या मैं मान लेता हूँ आज यहाँ पे इलेक्शन है, या आज बरेली में कोई कर्फ्यू लगा हुआ है, आज बरेली में आला हजरत की कोई दरगाह पे कुछ फंक्शन होने वाला है। तो दीज फैक्टर्स में अफेक्ट आर बिजनेस। ये जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, ये जो बाहरी फैक्टर्स हैं, ये हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। ये स्मूथ रनिंग में उसको डिस्टर्ब करते हैं कहीं ना कहीं। तो वो जो फैक्टर्स हैं उनकी हम स्टडी करेंगे यहाँ पे बेसिकली। तो फिर से समझते हैं एक बार। बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सराउंडिंग वेयर द बिजनेस एग्जिस्ट। वो जगह, वो सराउंडिंग, वो सोसाइटी जहां हमारा बिजनेस होता है, बिजनेस हाउस हमारा होता है, उसको हम बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट बेसिकली। और अब समझिए, सो इट रेफर्स टू द फोर्सेस। वो फोर्सेस कैसे? अब देखो, जितनी भी चीजें होंगी वो आउटसाइडर होंगी, जितनी भी चीजें होंगी वो आउटसाइडर होंगी। इनसाइड फोर्सेस को तो बिजनेस कंट्रोल कर लेता है। बिजनेस में दो तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, एक इंटरनल फैक्टर, एक एक्सटर्नल फैक्टर। बिजनेस में दो तरह के फैक्टर होते हैं, थोड़ा समझना इस चीज को। यहां समझाता हूं। देखो, बिजनेस में दो तरह के फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? थोड़ा समझते हैं यहाँ पे। एक होता है, देखो, इंटरनल फैक्टर, एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर। अब बिजनेस इन्वायरमेंट की जब हम बात करेंगे, तो जब बिजनेस इन्वायरमेंट होता है, वो जो फैक्टर होता है यहाँ पे, ये बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट जो करता है वो एक्सटर्नल फैक्टर करता है। बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट जो करता है वो क्या करता है? एक्सटर्नल फैक्टर। क्यों? क्योंकि जो हमारा बिजनेस है ये कंट्रोल कर सकता है। बिजनेस जो है वो कंट्रोल कर लेता है किनको? इंटरनल फैक्टर को। क्यों? क्योंकि मान लो जैसे कि मेरे यहाँ लाइट नहीं है, मैं इन्वर्टर लगा लूंगा, जनरेटर चला लूंगा, या मे भी कोई टीचर अगर नहीं आया तो मैं उसकी जगह कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट ले आऊंगा, कोई बुक नहीं है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है जो बिजनेस के अंदर हो रही है चीजें, तो मैं या फिर बिजनेस उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वी हैव दैट अथॉरिटी। वो अथॉरिटी मेरे पास है, या वो रिसोर्सेस मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। बट वो फैक्टर्स जो बाहर के हैं, जैसे मान लो बाहर लॉकडाउन लग गया, कोविड में लॉकडाउन लग गया था, वो सब क्या थे? एक्सटर्नल फैक्टर्स थे ना। वो क्या था? एक्सटर्नल फैक्टर था जिसको कोई भी बिजनेस कंट्रोल
नहीं कर सकता है। तो बेसिकली बिजनेस के वो एक्सटर्नल फैक्टर जो उसको बिजनेस इन्वायरमेंट के अफेक्ट कर रहा है। अब ये फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं ये समझ लेते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ सोशल फैक्टर, कौन सा? सोशल मतलब सोसाइटी, नियर बाय प्लेसेस जो अभी सोसाइटी है वो फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर, कौन सा फैक्टर? इकोनॉमिक फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर है ना, या फिर कह लो आप टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल। तो ये सारे जो फैक्टर हैं ये सब क्या हैं? आउटसाइडर वाले तो हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं हमारे, ठीक है ना। समझ में आया होगा आपको। चलिए पहुंचते हैं अपनी स्लाइड पे। तो क्या कह रहा है? सो इट रेफर्स टू द फैक्टर्स, फोर्सेस या इंडिविजुअल, कोई एक व्यक्ति की बात कर रहा है या फिर कोई एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन जो अफेक्ट कर रहा है, जो सब क्या है एक तरीके से जो अफेक्ट कर रहा है आपके बिजनेस को, के परफॉर्मेंस को, तो वो सब क्या कहलाते हैं एक तरीके से? एक्सटर्नल फैक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब जरा समझते हैं एक तरीके से कंबाइंड डेफिनेशन। तो आप ये कह सकते हो बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू द फोर्सेस, फैक्टर्स एंड इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन विच अफेक्ट द बिजनेस परफॉर्मेंस, दैट्स कॉल्ड बिजनेस इन्वायरमेंट। चलिए अब ये फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? देखिए इकोनॉमिक फैक्टर, जो आपकी इकोनॉमी है, नियर आपकी जो कंट्री की जो इकोनॉमी है वो, जहां आपका बिजनेस होता है वो। सोशल फैक्टर आपकी सोसाइटी। पॉलिटिकल फैक्टर कौन? जैसे कि जो जैसे मान लो गवर्नमेंट जो चल रही है, गवर्नमेंट, अब मान लो गवर्नमेंट ने अचानक से क्या कर दिया, MRTP एक्ट लेके आ गए, या गवर्नमेंट अचानक से सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से मोदी जी ने क्या कर दिया, डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी लेके आ गए। भाई सबको अफेक्ट पड़ गया इस चीज़ का। GST आ गया इंडिया में, सबको अफेक्ट पड़ गया। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो पॉलिसीज होती हैं विच आर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इम्प्लीमेंटेड ऑन द बिजनेस हाउसेस और इंडिविजुअल, तो दीज पॉलिटिकल फैक्टर में अफेक्ट यूर द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, मान लेते हैं कि मेरे पास जो मशीन्स हैं, जैसे मान लेते हैं एजुकेशन की ही हम बात कर लेते हैं, कोचिंग में पहले हमारे यहाँ व्हाइट बोर्ड्स था, तो कहीं ना कहीं व्हाइट बोर्ड पे स्मार्ट क्लास करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, बार बार मार्कर्स चेंज करो लिखो, वो बहुत ज़्यादा हैजल क्रिएट होता था, एनॉइंग था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग। तो हुआ क्या, देखो भाई टेक्नोलॉजी चेंज हुई, ये स्मार्ट बोर्ड आ गया अब हमारे पास, इससे क्या है चीज़ें कंफर्टेबल एंड आसान हो गई। अगर हम अभी भी व्हाइट बोर्ड पे ही होते तो कहीं ना कहीं हम क्या करते, हम कंपटीशन से बाहर हो जाते। क्यों? क्योंकि और लोग इस चीज़ को पहले ही अडॉप्ट कर चुके हैं। क्योंकि देखो बिजनेस जो होता है ना, बिजनेस में टेक्नोलॉजी को टाइम टू टाइम आपको चेंज करना पड़ेगा, मशीन्स को आपको चेंज करनी होगी, आपको अपने मेथड्स को चेंज करना होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट कह रहा है लीगल फैक्टर। लीगल फैक्टर भी जैसे मान लेते हैं कोई नया कानून आ गया, कोई नया कानून, कोई नया लेबर लॉ आ गया, या मिनिमम वेजेस एक्ट आ गया, पहले कोई और एक्ट था अब कोई नया एक्ट आ गया, या कंपनीज एक्ट में कोई और अमेंडमेंट हो गया। तो ये जो फैक्टर्स होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं बिजनेस के परफॉर्मेंस को, या बिजनेस के जो रनिंग एक्टिविटी है उसको अफेक्ट करती हैं कहीं ना कहीं। तो दिस फैक्टर में अफेक्ट द रनिंग परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, दैट्स कॉल्ड द बिजनेस एनवायरनमेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सो अब ये जो देखो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, इसके भी अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर और क्या है फीचर्स हैं। हर चीज़ का अपना एक फीचर होता है। हमने अभी साइंटिफिक प्रिंसिपल पढ़ा था, हमने इससे पहले मैनेजमेंट की प्रिंसिपल पढ़ा था, हेनरी फ्योल ने दिए थे, हमने मैनेजमेंट पढ़ा था, उसके भी अपने क्या थे एक तरीके से फीचर्स, नेचर्स। तो इसके भी कुछ नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब वो क्या है ये समझिएगा ज़रा। बेसिकली देखो जो सराउंडिंग्स होती हैं हमारी, जो हमारी सोसाइटी है, जो टेक्नोलॉजी है, या जो गवर्नमेंट है, ये सब क्या है, अनसर्टेन है, कभी भी चेंज हो सकता है। ये यूनिवर्सल थोड़ी है कि हमेशा एक जैसी रहेंगे, भैया हम तो एक जैसी रहेंगे हमेशा के हमेशा, ऐसा नहीं है। ये रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल हैं, ये फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन, ये बदलते रहते हैं, टाइम टू टाइम ये चेंज होते रहते हैं। तो यही सब चीज़ों की हम बात करेंगे बेसिकली। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है कि दीज फैक्टर्स में बी स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस। अब स्पेसिफिक क्या होता है ये समझते हैं। स्पेसिफिक जो होता है ये सिर्फ हमारे बिजनेस के लिए होता है। स्पेसिफिक इसके लिए होता है, अगर आप बात करो स्पेसिफिक की, स्पेसिफिक जो होता है ये हमारे बिजनेस के लिए होता है, ओनली फॉर अ सिंगल बिजनेस, सिंगल बिजनेस। जैसे मान लो मैं कोई पर्टिकुलर बिजनेस कर रहा हूं, सिंगल मत कहो, ओनली फॉर पर्टिकुलर बिजनेस, ओनली फॉर पर्टिकुलर बिजनेस, ओनली फॉर पर्टिकुलर। अब जनरल कौन से होते हैं ये समझिएगा जरा। जनरल कौन से होते हैं? जनरल वो होते हैं जो हर तरह के
फॉर ऑल द बिजनेस, ये किसके लिए होते हैं? सारे बिजनेस के लिए होते हैं। ये वो फोर्सेस फैक्टर्स हो सकती हैं जो हर एक बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंट हो सकते हैं। बट स्पेसिफिक क्या होते हैं? जो पर्टिकुलर एक ही बिजनेस को अफेक्ट करे। जैसे कि मैं मान लेता हूं आज सैटेलाइट से कम्युनिकेशन नहीं बन पा रहा है, तो भैया टेलीफोन इंडस्ट्री में डिस्टर्बेंस हो जाएगा, टीवी में डिस्टर्बेंस हो जाएगा, कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन में ही डिस्टर्बेंस होगा, है ना। चलिए, इसको समझ में आया। अब नेक्स्ट थोड़ा समझते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कॉम्प्लेक्स इन नेचर। कॉम्प्लेक्स इन नेचर का मतलब होता है एक तरीके से कि ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट के जो फोर्सेस एंड फैक्टर्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब मिले जुले होते हैं जैसे देखा जाए तो। कहीं ना कहीं इनको आप आसानी से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, इनको आप आसानी से समझ नहीं सकते। नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। ठीक, नेक्स्ट अनसर्टेन इन नेचर। ये कैसे होते हैं? नेचर इनका अनसर्टेन, मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि जितने भी इन्वायरमेंट क्या है भाई, हमारा इन्वायरमेंट है, कभी भी बाढ़ आ सकती है, कभी भी भूकंप आ सकता है, कभी भी गवर्नमेंट कोई भी नई पॉलिसी फ्रेम कर सकती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो होती हैं, जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, ये हमारे बिजनेस के हाथ में नहीं होता है, हम इन पे डिपेंड हैं, ये हम पे डिपेंड नहीं है ना। तो ये कह रहा है कि अनसर्टेन इन नेचर। क्यों? क्योंकि भैया दिस थिंग्स आर नॉट फिक्स्ड, क्योंकि ये चीजें फिक्स नहीं है, चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम। नेक्स्ट कह रहा है डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक इन नेचर का मतलब क्या होता है? डायनेमिक का मतलब ही होता है चेंज एज पर टाइम, चेंज एज पर टाइम, चेंजेस टाइम के हिसाब से चेंज। देखो मैनेजमेंट भी क्या था? डायनेमिक इन नेचर था। डायनेमिक मतलब क्या? टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट रिलेटिविटी। अब रिलेटिविटी का मतलब क्या है ये समझ लो आप। रिलेटिविटी का मतलब होता है कि कंट्री टू कंट्री, कंट्री टू कंट्री इट डिफर्स, इट डिफर्स। क्यों? जाहिर सी बात है, देखो मान लेते हैं कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं इकोनॉमिक फैक्टर का। जैसे इंडिया में जीएसटी आया तो इट डजंट मीन कि इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश में भी आ गया होगा, पाकिस्तान में भी आ गया होगा, श्रीलंका में भी आ गया होगा, यूएसए में भी आ गया होगा, ऐसा थोड़ी होता है। गवर्नमेंट जैसे मान लो कोई भी ऐसी पॉलिसी लेके आती है, या भूकंप हमारे इंडिया में आया है, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि भूकंप पूरी दुनिया में आ जाएगा, नहीं ना। तो रिलेटिविटी का मतलब ये है कि कंट्री टू कंट्री या रीजन टू रीजन, या फिर आप कह लो रीजन टू रीजन, एरिया टू एरिया, एरिया टू एरिया टू एरिया इट चेंजेस, एरिया टू एरिया इट चेंजेस। नेक्स्ट कह रहा है इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर्स हैं, कौन फैक्टर? इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं बेसिकली ये सब इंटरलिंक्ड हैं, ये सब इंटरलिंक्ड है। अब मैं मान लेता हूं कि हमारी इकोनॉमिक फैक्टर चेंज हो रही है, तो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल भी चेंज होगी, लीगल भी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि देखो पॉलिटिकल मान लो जैसे कि गवर्नमेंट चेंज हुई, तो जब गवर्नमेंट चेंज होगी, नया गवर्नमेंट, उनके अपने नए पॉलिसीज होंगी, तो पॉलिटिकल चेंज हो गया तो हमारा इकोनॉमी भी चेंज होगा, इकोनॉमी चेंज हुआ तो हमारा लीगल भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि वो नए नए अमेंडमेंट्स लेके आएंगे, नए नए वो संशोधन करने वाले हैं आपके कानून के अंदर में। तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को कहीं ना कहीं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। दे आर जस्ट इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। कहीं ना कहीं सारे के सारे फैक्टर कैसे हैं? इंटर रिलेटेड टू ईच अदर हैं। चलिए समझ, मैं लिख देता हूं यहां पे all the factors are interconnected, all the factors are interconnected। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब आप अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हो तो किसी भी बिजनेस हाउस को बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करने पे क्या फायदा होता है। अब आप एक बात बताओ, जैसे कि हमें पहले से ही वेदर रिपोर्ट मिल जाता है कि कल बारिश होने वाली है, तो हम
उस वेदर रिपोर्ट के अनुसार अपना नेक्स्ट डे या बिजनेस जो है अपना नेक्स्ट डे प्लान करता है। अगर मान लो कल के दिन में अगर हमने पता लगा लिया कि ये सावन का महीना है, सावन के महीने में बारिश बहुत ज़्यादा होता है, तो हम कहीं ना कहीं वेदर रिपोर्ट चेक करने के बाद ही कोई आउटडोर फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे या प्लान करेंगे हम, है ना। अदरवाइज हम इंडोर फंक्शन प्लान करेंगे। अब हमें पता है कि विंटर्स में शादियां होती हैं, लेकिन क्या है, इंडोर शादियां ज़्यादा होती हैं। आउटडोर में क्या है, बहुत ज़्यादा कोहरा हो जाता है, तो आउटडोर में बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं, ठंड बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम इंडोर ज़्यादा प्रेफर करते हैं विंटर्स में। वही हम समर्स में बाहर शादियाँ ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू इंडोर नाइट्स में। तो इसी वजह से क्या है, देखो क्यों, क्योंकि हमने चीज़ों को पहले से ही क्या किया, स्टडी कर ली, हमने उसे प्रिडिक्ट कर लिया, हमने उसको पढ़ के समझ लिया कि हाँ भाई अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा कर लेंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। पहला कह रहा है इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी। कहीं ना कहीं स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आपको मदद करता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं हम व्हाट्सएप का। पहले कोई भी ऐसा मैसेजिंग ऐप नहीं था, फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, कोई भी ऐसा ऐप तो था नहीं हमारे पास। एक फेसबुक था, चलो मान लेते हैं। तो फेसबुक बेसिकली पोस्ट वगैरह के लिए होता था, या मतलब फीड डालने के लिए हो गया, न्यूज़ फीड डाल दिया हमने। ज़्यादातर लोग उतना चैटिंग नहीं करते थे उस हिसाब से, या डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करते थे। ये सारी फैसिलिटीज़ फेसबुक पे कहीं ना कहीं कम थी एज़ कम्पेयर टू व्हाट्सएप। व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप ने क्यों आया, कैसे आया, देखो कहीं ना कहीं पहले मार्केट की स्टडी किया। बिजनेस इन्वायरमेंट में होता क्या है, हम पहले मार्केट को स्टडी करते हैं। स्टडी करके हमें दो चीज़ें मिलती हैं। अगर आप मार्केट स्टडी करोगे, अगर हम मार्केट की स्टडी करेंगे, समझिएगा इस पॉइंट को बहुत अच्छे से। अगर हम मार्केट की, कहते हैं ना रिसर्च डिपार्टमेंट होता है, तो वो यही तो करता है, स्टडी करता है। अगर हम मार्केट की स्टडी करते हैं तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं। कहते हैं ना शॉर्ट एनालिसिस किया है, हमने शॉर्ट एनालिसिस किया है, तो वो हम बेसिकली, मैं शॉर्ट की चारों चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दो ही चीज़ों को बता रहा हूँ आपको। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटी क्या होता है, मैं अभी वो समझाने वाला हूँ। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है, जैसे कि मान लो व्हाट्सएप आया, या व्हाट्सएप ने जो भी कंपनी के फाउंडर उन्होंने स्टडी किया, उनको लगा हो कि वो एक ऐसा एप्लीकेशन होना चाहिए जो कि डॉक्यूमेंट शेयर या फिर फोटोज वीडियोज शेयर करने के लिए ज़्यादा आसान हो, लोग ज़्यादा प्रेफर करें ओनली फॉर मैसेजिंग पर्पज से, जो कि फेसबुक नहीं कर पा रहा था। उन्होंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। आज देखो, पहले और आज फर्स्ट मूवर का एडवांटेज किसके पास है, व्हाट्सएप के पास। व्हाट्सएप के पास क्या एडवांटेज है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। क्यों, देखो बहुत सारे ऐप आए, इंस्टाग्राम आया, लिंक आया, है ना, सॉरी लिंक्डइन आया आपका, मतलब मेनी अदर एप्स आर देयर इन आर प्ले स्टोर। बट आप देखो व्हाट्सएप जो है वो कल भी नंबर 1 था और वो आज भी नंबर 1 है। व्हाट्सएप जो है वो हमेशा से नंबर 1 था। देखो टेलीग्राम आया, है ना, ये सारे एप्लीकेशन आए, लेकिन देखो व्हाट्सएप आज भी नंबर 1 है। क्यों, क्योंकि उसके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, उसने पहले अपॉर्चुनिटी को पढ़ा और वो आगे बढ़ा, उसको देखो आज भी फायदा मिल रहा है। थ्रेड्स से क्या फायदा है भाई आप पहले आगे आओगे, आप चीज़ों को स्टडी करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि आप में क्या कमियां हैं। आप पहले अपने अंदर प्रॉब्लम्स को ढूंढोगे, तभी तो आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आओगे ना मार्केट में। आपको पता ही नहीं है कि मेरे में क्या कमी है। शॉर्ट एनालिसिस कहता ही यही है। अगर आप चले जाओ शॉर्ट एनालिसिस में, तो शॉर्ट एनालिसिस यही चीज़ कहता है। मैं बताता हूँ आपको अच्छे से। अगर मैं बात करूँ शॉर्ट एनालिसिस का मतलब पता ही आपको, स्टडी करना या ऑब्जर्व करना चीज़ों को। शॉर्ट एस का मतलब ही होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब ही होता है वीकनेस, ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, और टी का मतलब होता है थ्रेट्स। इसका मतलब ही होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स।
हम पहले शॉर्ट एनालिसिस करते हैं मार्केट का। अब ये सब क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी तो हम कर रहे हैं एक तरीके से। तो बेसिकली यही चीज वो कह रहा है कि आप अपनी स्ट्रेंथ का पता लगाओ कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है मार्केट में। आप जो मेन मोटिव लेके आए हो मार्केट में, कि मान लो जैसे हर कंपनी का अपना एक मेन मोटिव होता है, आप पहले उस पर फोकस करो, अपनी स्ट्रेंथ देखो, फिर देखो अपनी वीकनेस कि किन एरियाज में मेरी जो मेरा एप्लीकेशन है या जो मेरा प्रोडक्ट है या फिर जो भी मेरी सर्विस है वो वीक है, वो कमजोर है, फिर उसको ठीक करो। फिर अपने थ्रेट्स को देखो, कहाँ कहाँ परेशानी आ रही हैं, मैं कहाँ कहाँ लैग कर रहा हूँ अपॉर्चुनिटीज को लेने में। लास्ट क्या कह रहा है आपसे वो, सॉरी अपॉर्चुनिटी तो है ही कि नए नए अपॉर्चुनिटीज को गेन करते हैं। टाइम टू टाइम चेंज, अपॉर्चुनिटी का ही तो मतलब है टाइम टू टाइम चेंज करना। जैसे देखो मुझे लगा कि हाँ व्हाइट बोर्ड हटना चाहिए, यहाँ पे एक स्मार्ट बोर्ड आना चाहिए, तो मैंने क्या करा, मैंने अपनी थ्रेट को देखी, अपनी वीकनेस को देखी, मैंने फटाक से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर दिया और टाइम पे चेंज कर लिया इस चीज को। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं देखो, हेल्प द फर्म टू प्रिडिक्ट द थ्रेट्स। यही मतलब है फिर से कि ये फर्म्स को हेल्प करता है कि अपने अंदर कमियों को आप पता लगाओ और फिर आप उन कमियों को दूर करो। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट योर थ्रेट्स and then you have a chance to remove that threats by providing them best solution. अर्ली वार्निंग सिग्नल, ये क्या है, अर्ली वार्निंग सिग्नल देता है बिजनेस एनवायरनमेंट। कहीं ना कहीं एक बिजनेस हाउस को क्या देता है, अर्ली वार्निंग सिग्नल। भाई देखो ऐसा है, आप फटाफट इस चीज को चेंज कर लो, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो, या ये थ्रेट को आप देख लो, अपनी वीकनेस को आप स्टडी कर लो, देख लो और फटाफट इसको दूर करो, अदरवाइज आपके बिजनेस को नुकसान होने वाला है। ये वार्निंग देता है इकोनॉमी कह रहा हूँ मैं यहाँ पे। बिजनेस एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं अगर आप उसकी स्टडी करते हो तो वो आपको वार्निंग देता है कि भाई आप अपने अंदर जो आपके हिंड्रेंस है इसको दूर करो। नेक्स्ट, हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। आपको मालूम था भाई कोविड आने वाला है, तो आपने पहले से ही लोगों ने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर लिया। मुझे स्मार्ट क्लास करना था तो मैंने पहले से ही चीज़ों को अरेंज कर लिया कि भाई एट द टाइम ऑफ कोविड ये चीज़ें आसानी से नहीं मिल पाएंगी, तो मैं पहले ही चीज़ों को असेंबल कर लेता हूँ, अपने पास जमा कर लेता हूँ। नेक्स्ट, एडजस्ट विद रैपिड चेंजेस। ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि आप रैपिड चेंजेस, जो चीज़ फैशन हो गया, आईटी इंडस्ट्रीज हैं, ये सब क्या है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। ये इंडस्ट्रीज टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो अगर आप इसके साथ, इस पेस के साथ, इस टेक्नोलॉजी के पेस के साथ, इस चेंज के पेस के साथ अगर आप नहीं चल पाओगे, उसका अगर आप मैच नहीं कर पाओगे, आप फैशन को मैच नहीं कर पाओगे, आप ट्रेंड को मैच नहीं कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस या जो ब्रांड है आपका वो कहीं ना कहीं और लोगों से पीछे हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब अगर बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छे से इम्प्लांट कर लेते हो, फैक्टर्स की अच्छे से स्टडी कर लेते हो, तो अगर आप रैपिड चेंजेस को भी अगर आप मैच कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपकी बिजनेस की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों ही पर समझ में आया बढ़ेगा आपकी। तो बेसिकली इंपॉर्टेंस में देखो पहला क्या था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है, थ्रेट्स को पता लगाना है, ये हमें वार्निंग देता है, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको एक टाइम देगा प्रॉपर, रैपिड चेंजेस को आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, चीज़ों थिंक के अकॉर्डिंग स्टडी करके, और आपकी परफॉर्मेंस को ये बेटर बनाता है, इंप्रूव करता है आपकी परफॉर्मेंस को। होप आपको ये मीनिंग, उसके डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस और फीचर्स समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।